तो इससे पहले वाली क्लास तक आप लोग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पढ़ चुके थे। ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप जो सूत्र होता है उसका निगमन पढ़ चुके थे, तो उसके बारे में आपने पढ़ लिया था। अब जो दूसरी इसकी स्थिति है निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, तो निरक्ष क्या होता है, निरक्ष सबसे पहले जानना जरूरी है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है उसके मध्य बिंदु से जो लंबवत रेखा खींची जाती है, अक्ष के लंबवत रेखा जो उसके मध्य बिंदु से होकर जाती है, इसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। और इस रेखा को हम बोलते हैं निरक्षीय रेखा। ठीक, अक्ष के लंबवत रेखा को हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय रेखा। ठीक, तो इसी निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, तो मध्य बिंदु से r दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यहां मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो AB है, जिसका ऋण आवेश A पर है और धन आवेश B पर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो मध्य बिंदु से इधर का भाग L हो जाएगा और मध्य बिंदु से इधर का भाग भी L हो जाएगा। ठीक, अब इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप इन बिंदुओं को मिला दीजिए और इसको यहां से मिला दीजिए। ये हो गया। तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए धनात्मक आवेश यहाँ पे इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो इस आवेश के कारण भी होगी और इस आवेश के कारण भी होगी। तो इस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो किस दिशा में होगी, देखिए धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, आवेश से बाहर की ओर। तो इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी इस आवेश से बाहर की ओर, मतलब कि इस दिशा में होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं धन आवेश के कारण जो तीव्रता है वो है E1। ठीक, और ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता होगी इस बिंदु पर वो क्या होगी, आवेश के भीतर की तरफ होती है। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, मान लेते हैं ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता है वो क्या है, E2 है, और E2 हो जाएगी अंदर की तरफ। ठीक, ये देखिए 90 डिग्री है। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए AP और BP कितनी हो जाएगी, BP कितनी हो जाएगी, √r² प्लस L²। पाइथागोरस प्रमेय से ये R है, ये L है, ये L है, ये R है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √r² प्लस L²। ठीक, तो यहां से ये हो गया। अब हमें निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र दो आवेशों के कारण उत्पन्न हो रहा है, +Q और -Q के कारण। अब देखिए इनको हम सिंपली जोड़ या घटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये सदिश राशियां हैं और इनकी दिशाएं देखिए अनिश्चित है, ना तो ये एक दिशा में है ना विपरीत दिशा में। भाई एक ही दिशा में होती तो जोड़ लेते, इनको विपरीत दिशा में होती तो घटा लेते। तो इनको हम क्या करेंगे, वियोजन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम AB के समांतर P से एक रेखा खींच देते हैं। ये AB के समांतर ये रेखा खींच दिया। ठीक है, अब हम E1 ये मान लेते हैं कि इसका जो यहां से ये मिलाने वाली रेखा जो है वो AB के साथ थीटा कोण बनाती है। भाई ये देखिए सममिति है, जितना इधर भाग है उतना इधर ही है, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। देखिए थीटा है तो ये संगत कोण है, ये भी थीटा हो जाएगा। ये इधर से ये एकांतर है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को ये AB के जो समांतर रेखा है और AB के लंबवत रेखा के अनुदिश वियोजित कीजिए। तो E1 को आप इस दिशा में और इस दिशा में वियोजित करिए। तो देखिए E1 को अगर आप इस दिशा में वियोजित करेंगे, मतलब AB के समांतर दिशा में वियोजित करेंगे इस दिशा में, तो AB का इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। ठीक है, और इस दिशा में ये हो जाएगा E1 sin थीटा। ये घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। बात समझ में? ठीक, ये हो गया E1 sin थीटा। ऐसे ही अब E2 को वियोजित करिए, तो E2 इस दिशा में है, इसके साथ थीटा कोण बना रहा है ये। तो इस दिशा में अगर E2 को वियोजित करेंगे तो जिस रेखा के साथ कोण बना होता है, जिस दिशा के साथ कोण बना होता है सदिश का,
उस दिशा में वियोजन होगा वो cos थीटा होगा। तो इस दिशा में जो वियोजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। और इस दिशा में जो वियोजन हो जाएगा, ये देखिए इधर इसके लंबवत दिशा में ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ठीक, अब ये तो हो गया, हमने चित्र पूरी तरीके से बना लिया। यहां से अब क्लियर हो गया कि E1 की दिशा क्या होगी, E2 की दिशा क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें E1 और E2 को किन दिशाओं में वियोजित करना पड़ेगा। तो हमने इनको वियोजित कर दिया AB के समांतर दिशा में और AB के लंबवत दिशा में। ठीक, अब हम E1 और E2 के मान निकाल लें। देखिए E1 और E2 के मान क्या होंगे। तो E1 किसके कारण है, धनावेश के कारण। तो E1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर देख लीजिए, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगी, 1/4πε0 के हम मान लेते हैं माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, Q/r²। तो R देखिए इस बिंदु आवेश से इस बिंदु तक की दूरी, तो आवेश से इस बिंदु तक की दूरी क्या है, देखिए √r² प्लस L²। यहां से √r² प्लस L² और इसका स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, देखिए दिशा क्या होगी भाई, B से P की ओर, है ना। तो ये क्या होगी, दिशा BP। ठीक है, इसकी दिशा क्या है, B से P की ओर। E2 का मान निकाल लेते हैं। E2 क्या होगा, देखिए ऋण आवेश के कारण है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, देखिए वो भी √r² प्लस L² है। तो 1/4πε0 के Q/√r² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक, इनके देखिए इसकी दिशा क्या होगी, ये देखिए P से A की दिशा में है, तो दिशा क्या है, P A। ठीक, ये दिशा में है। तो अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे E1 और E2 के जो मान हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए E1 और E2 के मान क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशाएं जो हैं क्या है, अलग अलग है। इसकी दिशा BP में है, BP इधर की तरफ, और इसकी दिशा इधर। ठीक, तो देखिए सदिश, दो सदिश तभी बराबर होंगे जब उनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हों। तो यहाँ पे देखिए परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशाएं क्या है, अलग अलग है। तो अब इनको हम जोड़ने या घटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आपका समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, दूसरा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वियोजन नियम से। तो वियोजन नियम से सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए E1 sin थीटा, तो E1 sin थीटा, देखिए E1 और E2 बराबर हैं, तो E1 sin थीटा बराबर किसके आप मान सकते हैं, E sin थीटा के। और E2 sin थीटा भी बराबर किसके हो जाएगा, E sin थीटा के। दोनों बराबर है ना। तो यहां से देखेंगे तो E1 sin थीटा बराबर किसके हो जाएगा, E2 sin थीटा के। ये हो जाएगा कि दोनों के परिमाण क्या है, बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है और विपरीत दिशा में, देखिए E1 sin थीटा इधर है, E2 sin थीटा इधर है, जितना वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है उसके विपरीत दिशा में भी उतना ही वैद्युत क्षेत्र है। तो इन दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो लंबवत, ये AB के जो लंबवत अक्ष है या लंबवत रेखा है उसके अनुदिश कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए जितना वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में उसके विपरीत उतना ही वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो वो उसके प्रभाव को क्या कर देगा, 0। तो लंबवत दिशा में आइए आप यूं कह लीजिए कि चूंकि E1 व E2 परस्पर बराबर हैं, या आप ले लीजिए E1 व E2 के परिमाण परस्पर बराबर हैं, इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों का प्रभाव क्या हो गया, 0। अब देखिए क्या बचा है, इधर E1 cos थीटा बचा है और इसी दिशा में E2 cos थीटा बचा है। देखिए
दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए इन दोनों का मतलब तो शून्य होगा, इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को शून्य कर दिया। अब पी पर जो वैद्युत क्षेत्र बचा है वो क्या बचा है, इस दिशा में E1 cos थीटा और इसी दिशा में E2 cos थीटा। तो बिंदु पी पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, यहां से तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है ना। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां से देखिए E1 और E2 के मान रख दीजिए। E1 का मान क्या था, 1/4πε0 के Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो यहां से देखिए स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस E2 का मान रखिए, तो 1/4πε0 के Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, ये देखिए ये दोनों यहां से देखिए जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को जुड़ जाएंगे। देखिए दोनों बराबर हैं तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से E बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 के इंटू 2Q कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से देखिए क्या हो गया, ये 2 कहां से आया भाई, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, तो दोनों जुड़ गए तो 2 इंटू इतना हो जाएगा और 2 गुणा होके यहाँ पे अंदर आ गया। ठीक, अब देखिए अगर आप यहाँ से cos थीटा का मान निकालना चाहें इस त्रिभुज में, या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो cos थीटा यहाँ से क्या होगा, क्योंकि cos थीटा क्या है, यहाँ से cos थीटा बराबर क्या है, आधार, ठीक है, L अपान कर्ण। कर्ण कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया cos थीटा का मान। अब इस cos थीटा का मान आप यहां पे रख दीजिए। ठीक, तो यहां पे रख देंगे cos थीटा का मान, तो E बराबर मिल जाएगा आपको 1/4πε0 के 2Q cos थीटा अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान है L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, यहां से देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के ऊपर वाला गुणा हो जाएगा 2QL हो जाएगा अपान, यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो 1 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2। और आपको पता होगा ये जो 2QL है वो क्या होता है, कि 2QL बराबर किसके होता है, P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, चूंकि 2QL बराबर P ब्रैकेट में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, ये हो जाएगा। अब इससे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, P, E बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 के P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ये हुआ। यहां अब देखिए ये तो इतना हो गया, यहां पे देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसके बीच जो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है L, वो बहुत सूक्ष्म होती है। ठीक है, कहने का मतलब जो L का मान है वो R की तुलना में बहुत कम होता है, या आप यूं कह लीजिए R, सॉरी
एल इज लेस देन आर। इस लेस देन का मतलब क्या हुआ, जो एल है वो आर से बहुत अधिक छोटा है, इसका मतलब ये हुआ एल आर से बहुत अधिक छोटा है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, इसलिए एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो यहां से देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको जब आप नगण्य मान लेंगे तो ये तो हो जाएगा शून्य, तो बचेगा क्या 1/4πε0 के ई बराबर इंटू पी अपान, देखिए ये शून्य हो गया तो ये बचेगा क्या आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी देखिए आर की पावर ए की पावर बी ऐसा है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, देखिए 2 × 3/2 होगा तो क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा। ठीक है, तो ई का मान ये आ गया। ठीक, मात्रा का आप सबको पता होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो इतना आ गया वैद्युत क्षेत्र। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये हो जाएगा 1/4πε0 के P/r³। अक्षीय स्थिति में आपने देखा था 1/4πε0 2P/r³ आया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्षीय स्थिति की तुलना में उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में रखे बिंदु की तुलना में 2 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब देख लीजिए इसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, देखिए ये देखिए E कहां से मिल रहा है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के जुड़ने से। तो जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी E की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी E की दिशा। कहने का मतलब AB के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, देखिए धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, और कहां पे है AB के समांतर है। बात समझ में? तो यहां पे आप लिख लीजिएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक, तो अब जैसे आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो धन से ऋण की ओर होगी और इसके समांतर होगी। अब कहीं पे अगर ऐसे ये इधर धन कर दिया जाता, इधर ऋण कर दिया जाता, तो दिशा क्या हो जाती, धन से ऋण की ओर और अक्ष के समांतर। तो अब दिशा किस दिशा में हो जाती, इधर हो जाती, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर और इसकी अक्ष के समांतर। बात समझ में? तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और उसका निगमन। ठीक, इसके बाद अभी छोटा सा एक और टॉपिक बचा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव का घूर्ण, घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, ये हमें देखना है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक दिन और है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर पे आधारित जो अंकित होंगे वो बताए जाएंगे। ठीक, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, उसके बाद अंकित स्टार्ट करेंगे। ठीक।